अच्छा, रिफंड का केस मैं थोड़ी सी एंट्रीज बता देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन पेपर में सबसे बुरा रिजल्ट इसका आता है, भला क्यों? वो अंग्रेजी लिखवा लेता जालिम, और अंग्रेजी हमारा कौमी मसला है, अंग्रेजी लिखने में हम फंस जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ सेंटेंस याद कर लेंगे कि अच्छा ये बातें आएंगी तो ये सेंटेंस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, रिफंड का छोटा सा जो केस हमारे पास है कि अगर हम जब भी पैसे रिफंड करेंगे, जितने पैसे रिफंड करेंगे कैश क्रेडिट, जितने पैसे रिफंड करेंगे कैश क्रेडिट। अब जितना टाइम गुजर चुका है, इस कैश की उतनी डेप्रिसिएशन लेनी है। लफ्ज डेप्रिसिएशन का कैश के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो पैसे वापस किए, क्योंकि हम एसेट के पैसे वापस कर रहे हैं ना, उस एसेट की जितना टाइम गुजर गया है उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है, उसी मेथड के साथ, उसी पैटर्न के साथ जो पहले कर चुके हो। एसओपीएल उस अमाउंट से कर देना है डेबिट। जो डिफरेंस आएगा, या तो आपने करना है पीपीई डेबिट या करना है डेफर्ड ग्रांट डेबिट। इन दोनों में से डिपेंड करता है कि आपने ऑप्शन कौन सी ली हुई है। अगर आपने डेफर्ड ग्रांट पहले पीपी में से माइनस किया हुआ है तो वापस पीपी में ऐड करोगे, और अगर आपने पहले डेफर्ड ग्रांट लिखा हुआ है। अच्छा, एक सवाल मैंने आपको नहीं करवाया, मैंने एक सवाल करवाया है, एक नहीं करवाया, जिसमें कम पैसे वापस करने, तो एक छोटा सा सवाल वो कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं इनकम की तरफ। पिछले सवाल में हमने प्लस भी किया है, प्लस इसलिए किया हुआ है जब डेबिट करते हैं तो एसेट बढ़ता ही है। नहीं सर, ये तो देखिए ना, रिफंड जैसे रिफंड देखें, पैसे वापस किए हैं, आपका पीपी डेबिट हो रहा है, पहली बात अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, पीपी डेबिट हो रहा है तो पीपी आपका बढ़ रहा है, अगर पीपी बढ़ा तो ये डेप्रिशिएट होगा। सर ये यानी कि ये जो डिफरेंस आया है ये वो रिफंड में से पहले एसेट में से माइनस करके लिखा था ना, तो एसेट में वापस ऐड बैक करेंगे, तो अगर एसेट बढ़ेगा तो डेप्रिशिएट होगा। क्यों करेंगे? क्योंकि 3 लाख तो हमने वापस कर दिया ना। वापस कर दिया ना, तो पहले जब 3 लाख उसने गवर्नमेंट ने हमें दिया था, हमने एसेट में से निकाल दिया था, अब हमने गवर्नमेंट को पैसे वापस कर दिए तो एसेट में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा खर्चा हो गया और खर्चा एसेट होता है। अच्छा, ये जरा अब एक छोटा सा सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि आपने एक एसेट खरीदा, दोनों मेथड से करवाऊंगा। एसेट परचेज किया ₹400,000 का, जैसे मर्जी कर लो, एट 1122, और गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल गई ₹150,000। यूजफुल लाइफ है 10 years। ड्यूरिंग 2024 गवर्नमेंट ग्रांट repaid 60% of total grant. Pass journal entries for 2022 से 2025। हमने सारे पैसे नहीं वापस किए, 60% पैसे वापस किए। इसमें बस आप तसल्ली से बात को सीख लोगे ना तो आपको परेशानी नहीं आएगी, पर जिस तरह से मर्जी वो सवाल हेर फेर करता रहे। सवाल लिख लिया। अब हम पहले इसकी जो, क्योंकि 2022 में फिर 2023 में तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो नॉर्मल एंट्रीज पास होंगी ना।
साथ साथ लेकर चले दोनों ऑप्शंस को, ताकि ना मेरे ख्याल में अब आपको समझ लग जाती है। यहां पर हम लिख लेते हैं, ये ऑप्शन 1 या 2 नहीं लिखा जाता होता डायरेक्टली, डिडक्शन सिर्फ पेपर में नहीं ऐसा करना, पेपर में जो बताएगा वो करना है, क्योंकि हमने ना प्रैक्टिस इसमें दोनों की होती है ना, तो पेपर में भी हम सवाल पढ़ते हैं गवर्नमेंट ग्रांट का है, दरमियान में लाइन लगाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, ये ख्याल ही नहीं करते उसने पूछा क्या। हाँ जी, तो सबसे पहले 122 को मैंने एंट्री पास की, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट। दिसंबर 22, हाँ जी, गवर्नमेंट ग्रांट की भी एंट्री पास करी। सेम डेट को कैश डेबिट पीपी से माइनस करना है, तो पीपी क्रेडिट 1.5 लाख से, और अगर हम दूसरी साइड पर देखें सेम डेट को पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 4 लाख से, और सेम डेट को कैश डेबिट $1,50,000 से। हाँ जी, इसमें तो कोई मसला भी नहीं है ना। अब आ जाते हैं दिसंबर 22, पहले क्या एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, हाँ जी, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, किस वैल्यू को किस पे डिवाइड करेंगे, 2.5 लाख को 10 पे डिवाइड करेंगे, 25,000 आ गया। अगले साल भी यही होगा, दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000 से, और यहां पर हमारे पास 2 सालों की एंट्रीज अगर हम बात करें, दिसंबर डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 से, और डेफर्ड ग्रांट टू एसओपीएल, अच्छा मैं ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये आता है, तो अगर ना आता हो तो पूछ लेना, कि कोई बात अगर आपको नहीं समझ लगी तो वो पूछ लेना, ताकि मेरा टारगेट है कि सवाल पूरा हो जाए। हाँ जी, दोबारा फिर अगले 2023 को भी सेम एंट्री, मैं बस ऐसे ही लिख देता हूँ सेम, 40,000 और 15,000 से सेम एंट्रीज, दोबारा 2 एंट्रीज पास होंगी। अब आ जाते हैं 2024 में। 2024 में हमने पैसे वापस कर दिए। क्या तरीका कार होता है कि इसकी ना 2 टाइप की एंट्रीज होती है, हमने उसको ना कोशिश किया है कि एक टाइप की एंट्री में कन्वर्ट करने का। डेट बताई हो तो वो डेट लिखनी है, और ना डेट बताई हो तो स्टार्ट ऑफ द ईयर लिखनी। सबसे पहले हमने कैश क्रेडिट कर दिया, कितना पैसा वापस किया, 90,000। कितना पैसा वापस किया, 90,000, और 90,000 को 10 पे डिवाइड करें, कितने साल गुजर चुके हैं, 2 साल, तो 10 पे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करें। वो जैसे डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड एक्चुअली फाइंड करते हैं, बिल्कुल वैसा ही फार्मूला भी वही लगा सकते हो। एसओपीएल कितना, 18, जो वापस किया उसी को लेने, जो वापस किया उसी अमाउंट को, और
यहां पर किसको डेबिट कर देना है, कितना पैसा, 22। ओके, अब 72 जी, क्या जितने पैसे वापस किए वो क्रेडिट, जितना टाइम गुजर गया, जैसे 90,000 रुपए हमने वापस किए, जैसे 10 पे डिवाइड किया, कितने साल गुजर चुके हैं, 2 सालों की डेप्रिसिएशन, चाहे आप अलग अलग ले लो डेप्रिसिएशन, जैसे जितने साल गुजर चुके हैं, जितने पैसे वापस किए उसकी उतने सालों की डेप्रिसिएशन, गुजरे हुए सालों की। तो 10 पे डिवाइड किया तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी, और 2 साल गुजर चुके हैं, 18,000, वो किसको चार्ज कर देना, एसओपीएल को, डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, और जो डिफरेंस आएगा वो पीपीई। अगर मैं इस साइड पर इसकी एंट्री पास करता तो जितने पैसे वापस किए, फिर एसओपीएल, और फिर डेफर्ड ग्रांट, हाँ जी, ये बात समझ लगी। इंटरेस्टिंग बात तो आगे है डेप्रिसिएशन लेते वक्त। अब अगर तो आपके पास टाइम है, आपका फोकस अच्छा है, तो फिर तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, अपने एसेट की बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें 72,000 ऐड कर देंगे, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देंगे। तो यही होता है ना चेंज इन एस्टिमेशन का। पहले हम बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, बुक वैल्यू में बुक वैल्यू यानी ये चेंज ऐड कर देंगे और रिमेनिंग लाइफ पे कर देंगे। एक ट्रफोलॉजी मेथड भी है, वो डायरेक्ट हो जाता है। उसमें क्या करो आप ऐसा करो, एसेट की टोटल अमाउंट के अंदर ये टोटल 90,000 ऐड करके टोटल लाइफ पे डिवाइड कर, आंसर फिर भी वही आएगा। यानी पहले कितना एसेट था आपने, 4 लाख नहीं, 2.5 लाख, 1.5 लाख तो पहले ही माइनस कर चुके, 2.5 लाख में 90,000 ऐड कर, जो आंसर है उसको 10 पे डिवाइड कर दो, नई डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 34। अब दूसरा मैथ क्रॉस चेक कर लें, आपका एसेट था 2.5 लाख का, 25,000 से कितना क्रेडिट हो चुका था, बाकी कितना बच गया था, 2 लाख में कितना ऐड कर दिया, अब टोटल कितने का हो गया, 2,72,000, रिमेनिंग लाइफ कितनी बच गई, कितना आ गया आंसर, आ गया बराबर। तो ये पाकिस्तानी मैथड ठीक है या आईएएस ठीक है, पाकिस्तानी मैथड ठीक है। वो ये है कि आपने पहले 4 लगे, देखो ना, अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो फिर अकाउंटिंग देखनी भी पड़ेगी। दिखाऊं अकाउंटिंग, ये देखें, आप लोगों ने पीपीई डेबिट किया 4 लाख से और क्रेडिट भी कर दिया 1.5 लाख से, तो आपकी बुक्स में एसेट ऑलरेडी 2.5 लाख है। कितने का है, 2.5 लाख। क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया हुआ है तो वो सोचने की जरूरत नहीं है, 2.5 लाख का एसेट है। और यहां पर हमने ये जो पीपीई किया है ना, ये ओरिजिनल अमाउंट से नहीं किया है, उसकी बुक वैल्यू फाइंड की है। तो अगर आप 2.5 लाख में ये जो पैसे हैं ये एज इट इज ऐड कर दो, 2.5 लाख में ये पैसे एज इट इज ऐड कर दो, कितना बन गया, 3 लाख, इसको 10 पे डिवाइड कर, क्योंकि हमने पता ओरिजिनल वैल्यू को ओरिजिनल कॉस्ट पे डिवाइड कर दें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग। तो अगर ओरिजिनल में पूरा 90,000 ऐड कर दोगे तो फिर ओरिजिनल लाइफ ले लो, और अगर आपने बुक वैल्यू वाला मेथड लेना है तो लाइफ कौन सी लेनी पड़ेगी, रिमेनिंग। तो फिर बुक वैल्यू में बुक वैल्यू ऐड करेंगे। तो आप लोगों ने 90,000 की भी बुक वैल्यू फाइंड की है, 90,000 की भी बुक वैल्यू फाइंड की। हाँ जी, जरा बताओ डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ गई फिर। हाँ जी, 31 दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit 34, और उसके बाद अगले साल भी सेम डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit 30, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है।
अब यहां पर आते हैं, ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। 1/1/24 को ये तो पैसे तो वापस कर दिए ना, 31 दिसंबर 24, क्या उसकी डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क पड़ेगा? हरगिज नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अलग रखी हुई है हमने। तो डेप्रिसिएशन वैसे ही, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 कितना था? 40,000। अगर सारी ग्रांट वापस कर देते ना तो वो खत्म हो चुकी होती। सारी ग्रांट वापस कर देते तो वो खत्म हो चुकी होती। क्या सारी ग्रांट खत्म हुई? अगर सारी ग्रांट खत्म नहीं हुई तो इसका मतलब है अमोर्टाइजेशन रहनी है। तो अमोर्टाइजेशन हम कैसे करेंगे? डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसओपीएल, जितनी ग्रांट रह गई उसको रिमेनिंग लाइफ पे, जितनी ग्रांट रह गई उसको रिमेनिंग लाइफ पे, या इधर देखो ट्रखालोजी मैथड, या ओरिजिनल ग्रांट में से ओरिजिनल पैसे वापस करके फिर टोटल लाइफ पे डिवाइड कर दो। ओरिजिनल क्रॉस 1.5 लाख थी, 90,000 तो वापस कर दिए, कितनी बच गई? 60,000। 60,000 क्योंकि हमने ओरिजिनल दोनों वाले लिए, तो 60,000 को 10 पे डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा? 6,000। एक तरीका। दूसरा तरीका अकाउंटिंग वाला। अकाउंटिंग वाला तरीका सबसे अच्छा होता है। अभी आप छोटे छोटे बंदे हो तो इसलिए पता नहीं चल रहा। जब अकाउंटिंग की समझ लग गई तो अकाउंटिंग का पेपर फेल होता ही नहीं, जो मर्जी करके आ जाओ, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही किया हुआ है। अकाउंटिंग जैसे जैसे चलती जाए करके आ जाओ, ना पढ़ना भी नहीं पड़ता, एक दफा सोच देखना पड़ता है कि अच्छा इसकी एंट्री क्या होती है, बस फिर पेपर पास हो जाते हैं। आपके पास ये ग्रांट कितनी है? 1.5 लाख। ये अमाउंट आपने डेबिट की हुई है, तो इसका मतलब है 1.5 लाख में से 15,000 आपने माइनस कर दिया हुआ है, बाकी बच गया 35,000। फिर एक दफा आपने इसमें 2 दफा क्यों? क्योंकि एक दफा ये इक्वल में भी आएगी, इसका मतलब 1.5 लाख में से 30,000 आपका ग्रांट डेबिट हो चुका है आपकी बुक्स के अंदर। तो ग्रांट 1,20,000 की बची पड़ी है आपके पास, 72,000 से ये डेबिट हो रही है। 1,20 में से 72 और माइनस करो, कितना? 48,000 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो, 6,000। ये है ओरिजिनल अकाउंटिंग वाला तरीका। और पाकिस्तानी तरीका क्या है? टोटल ग्रांट में से टोटल जो पैसे वापस किए माइनस कर दो, उसको फिर टोटल लाइफ पे, जब टोटल टोटल खेलोगे तो लाइफ भी टोटल पे करो। अगले साल भी सेम 40,000 और 6,000 से 25 तक जाना है ना। अगर दिसंबर 25 पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट 40,000 से, और ग्रांट डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसओपीएल क्रेडिट 6,000 से। और अब आगे दूसरी कहानी, इसके अगर एक्सट्रैक्ट बनाने आ गए तो वो और इंटरेस्टिंग हो गए। बनाते एक्सट्रैक्ट दोनों केसेस के, लिख लो लिख लो, जब मर्जी रीपे करें, ऐसे समझ लो जैसे साल के शुरू में की है। चेंज इन एस्टिमेशन, जब मर्जी पैसे वापस करो। डेट वही लिखनी है एंट्री पास करते वक्त, लेकिन करें नहीं जी। अगर हम टोटल वाले फिर तो 6,000 ही हर साल आता रहेगा। वो 60,000 फिक्स है, उसको 10 पे डिवाइड किया हो। देखो ना, आपकी टोटल ग्रांट थी 1.5 लाख, उसमें से 90,000 गवर्नमेंट ने वापस ले लिया आपसे, बाकी कितना बच गया? 60 को टोटल लाइफ पे डिवाइड कर दो, 6,000। नहीं, हाँ टोटल जो ग्रांट मिली थी ना उसमें से 90,000 तो वापस हो गया, तो बाकी जो बच गया उसको डिवाइड कर दो। मिड में ग्रांट मिड में लेंगे, जब मर्जी वापस करें, ऐसे समझना जैसे साल के शुरू में वापस नहीं। चेंज इन एस्टिमेशन कंसीडर करना है ना।
तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट है तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब डेबिट होती है तो कम होती है। वो आपने खुद लेक्चर लिए हुए हैं, इसके लेक्चर आपने खुद ही लिए थे ना, तो इसलिए फिर भूल जाती हैं आप। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कम हो तो। हाँ जी, कोई वापस आओ। अच्छा, इस क्वेश्चन के ना कल का एक होमवर्क भी साथ, इस क्वेश्चन के ना आपने एक्सट्रैक्ट खुद बना कर आने, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट सबने बनाकर आने। अब नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन कल भी शायद हम कर लें इसका, और साथ हम एक्सपेंस पे चलते हैं, क्योंकि एक्सपेंस थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी खत्म हो जाएगा। और WDV मेथड के जरिए रिफंड का केस बहुत इंटरेस्टिंग बनता है, क्योंकि वो पोर्शनमेंट हो चुकी होती है ना, फिर उस पोर्शनमेंट को भी कंसीडर करना होता है, वो बहुत अच्छी चीज होती है, वो टेस्ट में दूंगा। एक्सपेंसेस, लेकिन बुक के अंदर एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ है, बुक के अंदर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। जी, कैश वापस किया था ये तो समझ में आ गया कि एसओपीएल स्पीड जो 90,000 ये पता चलेगा कि आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या मतलब कि 72,000 को डेबिट क्यों किया? इसका डेबिट तो हो गया, पर इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि अगर ग्रांट हमें ओरिजिनली मिलती ही 90,000 नहीं, 90 60 बच गई थी, 2.5 लाख 1.5 लाख में से 90 वापस कर देना, बाकी कितनी बचती? 60,000। अगर होती 60,000 पिछले 2 सालों के अंदर, तो हमारी जो इनकम में हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या 15,000 ट्रांसफर होता या 6,000 ट्रांसफर होता? 6,000, क्योंकि ओरिजिनल ना, इसका मतलब है हमने तो 15,000 ट्रांसफर किया हुआ है। इसका मतलब है कि हमने 9,000 ज्यादा इनकम में चार्ज किया हुआ पिछले सालों के। वो 9 और 9 18,000 हमने एसओपीएल डेबिट कर दिया, मतलब वो 18,000 जो इनकम में लिखा हुआ था उस साल आकर हमने एक्सपेंस में लिखा। एक बात तो ये होगी। अब हम लोग ये जो 18,000 जो डेबिट किया है ये इसलिए डेबिट किया है, आप एक इनकम लिख रहे हो पिछले 1-2 सालों में, 15,000 एक इनकम लिखी, 15,000 दूसरे साल इनकम लिखी, डेफर्ड ग्रांट टू एसओपीएल, तो इनकम हुई ना पूरी, गवर्नमेंट ने तो पैसे वापस ले लिए, तो क्या वो इनकम हुई? फिर तो इनकम खत्म करो ना। फिर तो हम देखेंगे हम 90,000 नहीं 60,000 से अब गवर्नमेंट ग्रांट है आपकी, तो 60,000 को डिवाइड कर दो तो 6,000 होनी चाहिए थी, तो आपने 9,000 से ज्यादा लिखी हुई है इनकम, तो वो रिवर्स कर एक। अब दूसरी बात, आपने 90,000 पैसा वापस किया, तो आप ये सोच रहे हैं कि हमें 90,000 से अपनी लायबिलिटी कम कर देनी चाहिए, लेकिन जो 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल गुजर चुके हैं, उसकी 18,000 तो आपने वैसे ही वो एडजस्ट हो जानी थी, तो 90,000 से 18,000 एसओपीएल में एडजस्ट हो गया, एक्सपेंस में लिख दिया, तो बाकी जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी, क्योंकि हमने पैसे वापस कर दिए। 18,000 से अपने इनकम खत्म कर दी और पूरा 90,000 खत्म कर रहे हैं, 18,000 से इनकम और 72,000 से लायबिलिटी, क्योंकि हमने पिछले वो इधर जरा पिछले 2 सालों में 15,000 इनकम लिख रहे हो, 15,000 और 15,000 से लायबिलिटी भी खत्म कर रहे हो, ऐसा है क्या? उसे 15,000 से ही खत्म होना चाहिए था? नहीं, अगर ओरिजिनल गवर्नमेंट ग्रांट 60,000 होती तो लायबिलिटी किस किस वैल्यू से खत्म होनी थी? 6,000 से। आपने किस किस वैल्यू से खत्म की हुई है? 15,000 से। कितनी लायबिलिटी ज्यादा खत्म की हुई है? 9,000। इसका मतलब पिछले 2 सालों में आपने 18,000 लायबिलिटी खत्म की हुई है एडिशनल, तो अब 90,000 नहीं 18,000 तो लायबिलिटी पहले ही खत्म कर चुके हैं, अब कितनी खत्म करेंगे? 72,000, बाकी 72,000 उस 90,000 में से रहेगा, तो इसलिए हम 72,000 लिखते, पूरा 90,000 नहीं लिखते, क्योंकि पिछले 2 सालों की एडजस्टमेंट भी तो साथ करनी। अच्छा, कल हमने सीखा था कि रिलेटेड टू इनकम में आपके पास एक तो होते हैं नंबर 1 एक्सपेंसेस
already incurred. Number 2, government grant without condition. चलो एक तीसरी बात भी लिख लेता, ये बुक्स में नहीं लिखी होती. गवर्नमेंट ग्रांट क्या हुआ है, पब्लिक एरिया में नहीं ऐसे करते. गवर्नमेंट ग्रांट ओनली फॉर करंट ईयर. गवर्नमेंट ग्रांट फॉर ये ना, ये 4 टाइप का काम हो सकता है. ये जो पहली तीनों टाइप्स है ना, गवर्नमेंट ग्रांट जैसे मिले कैश डेबिट एसओपीएल क्रेडिट, या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट, इन तीनों केसेस में जैसे ही कैश मिले वैसे ही आपने इनकम में लिख देना है कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट. जैसे ही पैसे मिले सारे इनकम में ट्रांसफर कर दे. ये तो है कि पहले तीनों केसेस में सेम. चौथा केस है आपको पैसे मिले फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के, तो जाहिर सी बात लायबिलिटी बनेगी. लेकिन फिर वही 2 मेथड, डायरेक्टली डिडक्शन भी है और सेपरेटली. ये इस तरह का हमने सवाल किया हो, वो आसान ही है काम. फ्यूचर एक्सपेंसेस की बात जी, दोनों केसेस में लायबिलिटी. चले जी, अब जरा खामोशी से आगे बढ़ना है. इधर आओ जरा. अगर आपको फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए पैसे मिल गए, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए कि अगले 5 साल की सैलरीज, आधी सैलरी पूरी सैलरी जी हम देंगे एम्प्लॉयज की. बिजली का बिल पे कर देती है गवर्नमेंट. हमारे कोई और वो कहते हैं जी आप मशीन खरीदे, हमने कहा जी ना इसकी तो रिपेयर कॉस्ट ही बहुत आती है. उन्होंने कहा जी अगले 4 सालों में जितनी भी रिपेयर कॉस्ट आएगी वो गवर्नमेंट बेयर कर लेगी, या कुछ पैसे गवर्नमेंट रिपेयर की मद में दे देगी. मतलब गवर्नमेंट फ्यूचर एक्सपेंसेस मीट करने के लिए आपकी हेल्प करना चाह रही. अब उसके लिए भी ऑप्शन 2 ही हैं. जो गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए डायरेक्टली डिडक्ट कर दो या सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर दो. तो हम देखते हैं कि सपोज सैलरी की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट received to meet salaries for 4 years and rupees 400,000. गवर्नमेंट ने 4 सालों की सैलरी, उसके लिए 4 लाख रुपए दे दिया. अब बातें सुनिए गौर से. अगर सिर्फ इतना बताया होगा ना, सिर्फ इतना जितना लिखा हुआ है, आप उसको 4 पे डिवाइड करके 1-1 लाख हर साल इनकम में लिख दो. पहली एंट्री होगी कैश टू डेफर्ड ग्रांट, क्योंकि एडवांस में पैसे ले लिए ना सारे, एक ही दफा में पैसे ले लिए तो कैश डेबिट हो गया और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट. और हर साल डेफर्ड ग्रांट टू एसओपीएल. अगर सिर्फ इतना बताया होगा जी 4 लाख रुपया मैंने सैलरी मीट करने के लिए दिए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए बराबर बराबर कर देंगे. बट अगर उसने कोई और हिंट बताया हुआ तो फिर उसे अपोर्शन करेंगे. कैसे? वो कहता है सैलरीज ऑफ 4 ईयर, सैलरीज ऑफ 4 ईयर्स. ईयर 1 में सैलरी, ओवरऑल सैलरी है 1.5 लाख. ईयर 2 में 2 लाख. ईयर 3 में 2.5 लाख और ईयर 4 में 1,80,000. कहते गवर्नमेंट ने आपको 4 लाख दिया और आपकी जो सैलरीज आई वो कितनी कितनी आई? 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख. इसको बिल्कुल जैसे WD मेथड में नहीं अपोर्शनमेंट की थी,
बिल्कुल वैसे परसेंटेज गिवन हो तो परसेंटेज ले लो, अपोर्शन कर दो। टोटल सैलरी कितनी आ गई? 6,00,000 7,80,000 और आप ना अपोर्शन कर दो गवर्नमेंट ग्रांट के साथ। कैसे करते हैं भला? 4,00,000 को 7,80,000 पे डिवाइड कर देते हैं और 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सेम फैक्टर को 2,00,000 से मल्टीप्लाई कर, फिर सेम फैक्टर को 2,50,000 से मल्टीप्लाई कर और 1,80,000। बताएं जी पहला आंसर कितना है? 7,976,923। दूसरा 1,025,64। तीसरा 1,28,205। 9,2307। 9,2308 और ये प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? जितने को पोर्शन किया। अच्छा अब जो सवाल रिक्वायरमेंट है या तो एक्सट्रैक्ट कहेगा या वो डिस्कस करने के लिए क्या देगा या फिर वो जनरल एंट्री पूछ ले। तो पहले जनरल एंट्रीज है, क्योंकि अगर जनरल एंट्रीज आएंगी तो एक्सट्रैक्ट भी बन जाते हैं, बाकी सारे मामला भी हो जाते हैं। तो जनरल एंट्रीज में वही दो मेथड है, या तो डायरेक्ट रिडक्शन है या सेपरेटली रिकग्निशन। हाँ जी लिख लिया, तो आगे चलते हैं। जनरल एंट्रीज में है तो डायरेक्टली रिडक्शन में आते हैं पहले। ये आपने बताते जाना है। हाँ जी पैसे कब मिले हैं? ईयर 1 की बात कर लेते हैं। कैश डेबिट अब आप ये कह सकते हो सर पैसे तो डायरेक्टली डिडक्ट करने हैं। इसकी दोनों केसेस में सेम एंट्री है क्योंकि एक्सपेंसेस से रिलेटेड है ना। पैसे सारे आ गए, खर्चे अभी थोड़े थोड़े होंगे। ईयर 1 में ही हमारे पास बिजली का हो गया, गैस की तरफ से सैलरी कितना आ गया, सैलरी के खर्चा कितना आ गया? वो नहीं हो भाई, ईयर 1 में 1.5 लाख। गवर्नमेंट का कितना हिस्सा एडजस्ट हो रहा है? करो माइनस, डिडक्ट करके लिखना है ना सैलरी को, तो माइनस कर दो। 1.5 लाख में से 76923 730 उसने कहा डायरेक्टली डिडक्ट करना है तो गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करके लिख देंगे एक्सपेंसेस के अंदर, और अगर पूरा लिखना है तो एक्सपेंसेस पूरे लिख देंगे। अब अगला दूसरा बताया माइनस करके 97 तीसरा भी बता दें 121795 तीसरा 876926 अपने अपने ये माइनस करके लिख लो आप भी। डन, आगे बढ़े। क्या किया? पहले पोर्शन कर लिया। अगर डायरेक्टली डिडक्शन है तो डिडक्ट कर दिया, और अगर सेपरेटली रिकॉग्निशन होगा तो सैलरी की एंट्री अलग और डेफर्ड ग्रांट की एंट्री अलग। लेकिन तरीका कार देख ले, क्योंकि अभी भी मैं आपको कह दूंगा तो शायद एंट्री पास करनी ना आए। आपकी सैलरी एक्सपेंस आ गया 1.5 लाख, लेकिन हमने कितना लिखना है? सैलरी एक्सपेंस डिडक्ट करके लिखना है कितना? 730। लेकिन मैंने कैश कितना दिया होगा और मेरी डेफर्ड ग्रांट कम हो गई। कितनी अमाउंट से डेफर्ड ग्रांट एडजस्ट हो गई थी? 76। ये एंट्री पास होनी है। क्या करना है? जितनी एक्सपेंस आया डेबिट,
डिडक्ट करके और बाकी की लायबिलिटी। आप ऐसा भी कर सकते हो, जितनी लायबिलिटी खत्म होगी वो कह दो, बाकी सैलरी एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर आ जाए। और सेम अगर वो सेपरेटली रिकग्निशन में एंट्री पास करवाता, वो तो काम ही आसान है। क्या करना था, सैलरी एक्सपेंस पूरी पूरी अमाउंट से, यहां पर लिख देते हैं सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट 1.5 लाख से, और डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसओपीएल क्रेडिट 7692. और दोनों केसेस में लायबिलिटी सेम अमाउंट से डेबिट होगी, क्योंकि जितनी लायबिलिटी खत्म होती जाएगी वही डेबिट होगी ना। अब अगले साल क्या करेंगे, सेम काम। अगले साल की सैलरी एक्सपेंस कितना आया, 73077 लिख दिया. माइनस करके नहीं लिखा, सैलरी एक्सपेंस को डिडक्ट करके लिखा था। एक्सपेंस पूरे लिख दो या माइनस करके लिख दो। हाँ जी, नेक्स्ट, अगले साल मेरी सैलरी एक्सपेंस कितना आया, 2 लाख पूरा। उसमें से ग्रांट कितनी खत्म हो गई, 1। ग्रांट खत्म कितनी हुई, जो एडजस्ट की 9,436, और सैलरी में से एक्सपेंस माइनस करके लिख दो या इसकी बैलेंसिंग फिगर लिख दो 102। अच्छा, ये एडजस्ट हुई है और ये माइनस करके, हाँ जी, डेफर्ड ग्रांट कितनी एडजस्ट की, 102, और इनका सैलरी एक्सपेंस में नेट करके 974,3, और उसमें अलग अलग एंट्री पास करेंगे। तो इसी तरह हर साल इसकी एंट्रीज भी पास करनी है। तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करके आना विद एक्सट्रैक्ट। हाँ जी, इसके भी बनाने और उसके, और कोई चीज नई फाइंड भी करके आनी है कि इसमें कौन सी चीज है जो आप याद कर लो बस।